जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार हीरा क्लासेस में। दोस्तों कि जैसा आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हीरा क्लासेस की पूरी टीम आप सभी को एक बैच अनाउंसमेंट किया गया था, जिसका नाम था निर्माण बैच। उस बैच के अंतर्गत आप सभी को क्लास टेंथ, बिहार बोर्ड क्लास टेंथ 2026 से 27 में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए वीडियो था। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें संपूर्ण जानकारी दिया हुआ है कि कैसे क्लास टेंथ की तैयारी की जाती है, कौन कौन से बुक रहने वाला है, कौन कौन से सोर्स रहने वाला, इन सभी के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो उसी निर्माण बैच के आधार पर हम लोगों ने बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी कराने का फैसला किया है, जो यूट्यूब में होगा, हीरा क्लासेस के माध्यम से होगा। उसमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, संपूर्ण सिलेबस को पढ़ाया जाएगा और सभी सब्जेक्ट के अलग अलग सर पढ़ाएंगे, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर सोशल साइंस हो। इन सभी सब्जेक्ट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत बेहतरीन सर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए उसी के संदर्भ में आज हम लोग लेके आए हैं सोशल साइंस का पहला वीडियो। सोशल साइंस का पहला वीडियो कौन सा रहने वाला है? सबसे पहले वीडियो हम लोग सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। आज सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं उस वीडियो के अंतर्गत। ठीक, बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान क्लास टेंथ 2026 से 27, बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, ठीक, क्लास टेंथ 2026 से 27 में एग्जाम देने वाले बच्चे, उसका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कशन होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, तो हमने बताया था आप लोगों को निर्माण बैच के बारे में। बिहार बोर्ड स्पेशल 2026 से 27 इस बैच का ईयर रहेगा। उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इस बैच के अंतर्गत। मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और पूरे संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। तो चलते हैं हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस डिस्कशन की ओर। सोशल साइंस का सिलेबस डिस्कशन, सोशल साइंस में कौन कौन सा बुक रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग इसी चीज को देखते हैं। सोशल साइंस, सोशल सोशल साइंस में कौन कौन सा बुक रहने वाला है? तो सोशल साइंस के अंतर्गत ये चार बुक रहने वाला है। इतिहास की दुनिया, जिसे हम लोग इतिहास बोलते हैं। दूसरा है भारत संसाधन एवं उपयोग। कौन सा है? भूगोल, जिसे हम लोग भूगोल बोलते हैं। भारत संसाधन एवं उपयोग भूगोल बोलते हैं। तीसरा है लोकतांत्रिक राजनीति, मतलब राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। और चौथा है हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थशास्त्र। ठीक, तो ये चार बुक सोशल साइंस के अंतर्गत रहने वाला, सिलेबस में चार बुक रहने वाला है। ठीक, इन चारों बुक का इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो कितने चैप्टर्स आते हैं, इन सभी को हम लोग आगे जाके देखेंगे। ठीक, अगर इंग्लिश में बोले तो इसका इतिहास हिस्ट्री बोलते हैं और भूगोल जियोग्राफी, राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। तो ये चार सब्जेक्ट है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इन चारों सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। ठीक, ये कवर पेज है, अंदर सारा चैप्टर्स है। जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तब इसके अंदर डिटेल से बात करेंगे। ठीक, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, ठीक, इसके अंतर्गत हमने बोला था कि चार सब्जेक्ट आता है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत एक और सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, ये पांच सब्जेक्ट आने वाला है सोशल साइंस के अंतर्गत। ये पांच सब्जेक्ट रहता है, इन्हीं पांचों सब्जेक्ट मिलकर सोशल साइंस का सिलेबस बनता है। ठीक, ये 100 मार्क्स का होता है। सोशल साइंस 100 मार्क्स का होता है। इसमें 80 नंबर और 20 नंबर, 20 नंबर प्रैक्टिकल रहता है और 80 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आपदा प्रबंधन भूगोल का ही एक पार्ट है, भूगोल का ही दूसरा खंड है। ठीक,
अब हम लोग देखते हैं कि इतिहास में कौन-कौन सा चैप्टर्स रहने वाला है, कितने चैप्टर्स रहने वाला है, और भूगोल में देखते हैं कौन सा चैप्टर्स रहने वाला है। उसी तरीके से राजनीति शास्त्र में देखते हैं कौन सा चैप्टर्स रहने वाला है, और अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं कौन सा चैप्टर्स रहने वाला है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले इतिहास की ओर चलते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है कि बीती हुई घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध तरीके से जिसका अध्ययन किया जाता है उसे इतिहास बोलते हैं। ठीक, इतिहास के अगर पिता के बारे में बात किया जाए, जनक के बारे में बात किया जाए, तो इतिहास के जनक हीरोडोटस को बोलते हैं। हीरोडोटस, हीरोडोटस, इतिहास के जनक हीरोडोटस को बोलते हैं। ठीक, बीती हुई घटनाओं को का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब इसके अंतर्गत आप लोगों को पूरे 8 चैप्टर हैं। इतिहास के अंतर्गत 8 चैप्टर्स दिया गया है आपके सिलेबस में, जो कि एससीईआरटी बुक से लिया गया है। ठीक, उसके बाद पहला चैप्टर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, और तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका, छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, और सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण, और आठवां चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इन आठों चैप्टर का हम लोग डिटेल से बात करेंगे जब हम लोग चैप्टर में एंटर करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। अभी इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इतिहास में कुल 8 चैप्टर्स है। चैप्टर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए हम लोग पहले सिलेबस डिस्कशन करते हैं कि सिलेबस में क्या-क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इन सभी के बारे में। ठीक? तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम लोग सारा चीज़ को अच्छे से बात करेंगे, पूरे सिलेबस को डिस्कशन करेंगे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है? यूरोप क्या है? जैसे कि एशिया महादेश है, अफ्रीका महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, उसी तरीके से यूरोप एक महादेश है। इन इसके अंतर्गत इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश आते हैं। उसके उसमें आंदोलन कैसे हुआ? उसमें राष्ट्रवाद कैसे फैला? इन्हीं के बारे में हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद में पढ़ेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, फ्रांस का एकीकरण कैसे हुआ, गेरिबाल्डी, मेज़नी, इन सभी के बारे में हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, जब हम लोग चैप्टर में एंटर करेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। ये एक विचारधारा है, समाजवाद और साम्यवाद। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, खूनी रविवार, इन सभी के बारे में हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद हिंद और चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे हुआ? इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। कंबोडिया और लाओस और वियतनाम, इनके अंतर्गत आंदोलन कैसे हुआ? ठीक, इन तीनों के अंतर्गत आंदोलन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। बेसिकली ये तीनों जो है, ये तीनों चैप्टर्स विश्व इतिहास का आता है। ये तीनों चैप्टर्स विश्व इतिहास का आता है। विश्व इतिहास, उसके बाद ये जो बचा हुआ बाकी है, ये भारत का इतिहास है। ठीक, क्लास 10 में हम लोग विश्व और भारत का इतिहास दोनों पढ़ते हैं। ठीक, तो यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये तीनों विश्व का इतिहास है, बाकी भारत का इतिहास है। चौथा नंबर चैप्टर क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में कैसे राष्ट्रवाद फैला, गांधी जी कैसे आज़ादी दिलाए, 1947 के बाद कौन कौन से आंदोलन हुए, उन्हीं के बारे में हम लोग भारत के राष्ट्रवाद चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, देश की अर्थव्यवस्था कौन कौन सी है, ठीक, किस चीज़ पर अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, आजीविका कैसी है, जीवन जीने की आजीविका कैसी है, इन सभी के बारे में हम लोग पांचवा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। कैसे छोटे छोटे गांव शहरों में तब्दील हुआ, कस्बा शहरों में तब्दील हुआ, कैसे शहर का निर्माण हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शहरी जीवन कैसे चलता है, शहर में लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, इनके बारे में हम लोग छठा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार के बारे में आप लोग जानते होंगे, दो लोगों के बीच का जो खरीद बिक्री होता है उसे व्यापार कहते हैं, या दो देशों के बीच जो खरीद बिक्री होता है, आयात निर्यात होता है, उनके
उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 7वां चैप्टर में। और भूमंडलीकरण, कोई देश विश्व के देशों से जो जुड़ता है उसे भूमंडलीकरण बोलते हैं हम लोग। ठीक, इन सभी के बारे में हम लोग देश, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इन सब 8वें चैप्टर के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक, अब आगे के चैप्टर्स जो है, आगे के सब्जेक्ट है जो भूगोल है, उसके बारे में देखते हैं भूगोल में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कितने चैप्टर्स हैं। ठीक, भूगोल में टोटल 6 चैप्टर्स आते हैं। भूगोल में टोटल 6 चैप्टर्स आते हैं। जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। पूरी एसएसटी का सबसे बड़ा चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग है। क्यों? क्योंकि यह भूगोल का आधा जितना पेज है उसका आधा भाग में पहला ही चैप्टर है। भारत संसाधन उपयोग के अंतर्गत 6 चैप्टर्स और आते हैं इसके अंतर, जो खंड में है, खंड को इन खंडों में विभक्त है। ठीक, भारत संसाधन एवं उपयोग सिर्फ संसाधनों के बारे में बताया गया है कि जल संसाधन क्या है, शक्ति संसाधन क्या है, भूमि संसाधन क्या है, खनिज संसाधन क्या है, इन सभी संसाधनों के बारे में अलग अलग चैप्टर्स है। जल संसाधन क्या है, शक्ति संसाधन क्या है, भूमि एवं मृदा संसाधन क्या है, इन सभी संसाधनों के बारे में ही सिर्फ बताया गया है। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, इन सभी के बारे में हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ेंगे, भारत संसाधन उपयोग। दूसरा चैप्टर है कृषि। कृषि के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, कृषि में क्या क्या होता है। भारत कृषि प्रधान देश है, इन सभी के बारे में कि रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, बागानी फसल क्या है, इन सभी फसलों के बारे में हम लोग कृषि चैप्टर में पढ़ेंगे कि धान, गेहूँ, मक्का, इन सभी की खेती कैसे की जाती है। ठीक, तो दूसरा चैप्टर है कृषि चैप्टर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है निर्माण एवं उद्योग। निर्माण एवं उद्योग में क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग गया, इन उद्योग हो गया, औद्योगिकरण हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग निर्माण एवं उद्योग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चौथा चैप्टर है परिवहन, संचार एवं व्यापार, कि भारत में परिवहन कैसे होता है, कौन कौन से परिवहन है, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, इन सभी परिवहनों के बारे में हम लोग चौथा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। संचार व्यापार, संचार क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश या मैसेज भेजने की प्रक्रिया को संचार बोलते हैं। व्यापार क्या है, अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि आयात निर्यात, दो देशों के बीच आयात निर्यात, दो देशों के बीच खरीद बिक्री को व्यापार बोलते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग चौथा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पांचवा चैप्टर है बिहार। बिहार के संदर्भ में, बिहार स्पेशल है पांचवा चैप्टर, कि बिहार में कृषि कैसे की जाती है, वन संसाधन कैसे उपलब्ध है, इन सभी के बारे में हम लोग पांचवा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और छठा चैप्टर है मानचित्र अध्ययन। मानचित्र का अध्ययन कि कहाँ कौन सी मिट्टी पाया जाता है, पर्वत कहाँ पाया जाता है, इन सभी के बारे में, भारत के पूरे मानचित्र के बारे में हम लोग जानेंगे पांचवा चैप्टर में। ठीक, तो भूगोल में ये 5 6 चैप्टर है, टोटल 6 चैप्टर है। इसका और एक भाग है आपदा प्रबंधन, वो हम लोग आगे समझेंगे कि आपदा प्रबंधन में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, इसको प्यार से हम लोग सिविक्स भी बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, राजनीति शास्त्र, इसके अंतर्गत टोटल 5 चैप्टर्स आता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। उसके बाद दूसरा चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और चौथा चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियां। और पांचवा चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां। इन पांचों चैप्टर के बारे में जब हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे वहाँ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, लोगों का शासन, ये लोकतंत्र कहलाता है। लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही जो शासन करता है उसको लोकतंत्र बोलते हैं। जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक, तो ओवरव्यू देखा जाए तो लोकतंत्र सभी में लगभग पॉलिटी में लोकतंत्र की ही बात की जाती है। तो लोकतंत्र को हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे की जाती है, उसके बाद सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली क्या है, कैसे लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन कैसे कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष कैसा चलता है, कंपटीशन कैसा चलता है, दो दलों के बीच कंपटीशन कैसा चलता है, जैसे हो गया आरजेडी, बीजेपी, इन सभी के बीच प्रतिस्पर्धा कैसे चलता है, संघर्ष कैसे चलता है, इनके बीच हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में। चौथा चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियां।
लोकतंत्र की उपलब्धियाँ मतलब जो भारत की आज़ादी के बाद जो जिन-जिन चीज़ों पर उपलब्धियाँ मिली हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लगभग 1947 के बाद अभी तक भारत लोकतांत्रिक क्षेत्र में है और क्या-क्या उपलब्धियाँ मिली है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 5वाँ चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र में कौन-कौन सी चुनौतियाँ आई अभी तक, उन चुनौतियों के बारे में हम लोग 5वाँ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल राजनीति शास्त्र में टोटल 5 चैप्टर हैं और पाँचों चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक? तो चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। कौन सा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ठीक? तो अर्थशास्त्र में कुल 7 चैप्टर्स है। अर्थशास्त्र में कुल 7 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर कौन सा है? अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास, इसका इतिहास क्या है? अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है? विकास का इतिहास क्या है? इनके बारे में हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य का और राष्ट्र के देश की आय का कैसा है? इनकम का सोर्स क्या है? आय का स्रोत क्या है? इनके बारे में हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर है मुद्रा, बचत एवं साख। कि मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, बचत क्या है, आय और व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसे ही बचत बोलते हैं। बचत क्या है, साख क्या है, क्रेडिट, साख मतलब होता है क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट क्या है, जिसके आधार पर आप सभी को लोन दिए, बैंक आपको लोन देती है, उसके बारे में बताते हैं। साख क्या है, बचत क्या है, मुद्रा क्या है, इनके बारे में हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। मतलब क्या है कि बैंकों के बारे में बात किया जाता है कि आरबीआई जैसे हो गया, एसबीआई, इनके बारे में हम लोग वित्तीय संस्थाएं क्या कौन-कौन सी है, आरबीआई के बारे में हम लोग इस बैंकों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारी वित्तीय संस्थाएं चौथा चैप्टर में है, जो उसके उसके बारे में पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर है रोजगार एवं सेवाएँ। भारत में कौन-कौन से रोजगार है, सेवाएँ कौन-कौन सी है, इनके बारे में हम लोग 5वां चैप्टर में पढ़ेंगे। छठा चैप्टर है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। विश्व के देशों से के साथ संपर्क कैसा है और कैसे जुड़ना है विश्व के साथ, इनके बारे में हम लोग ग्लोबलाइजेशन में पढ़ेंगे, वैश्वीकरण में पढ़ेंगे। और 7वां चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इन सातों चैप्टर के बारे में हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, ठीक? तो आगे है आपदा प्रबंधन, एक और सब्जेक्ट आता है आपदा प्रबंधन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एसएसटी के क्षेत्र में। इससे भी एग्जाम में सवाल आते हैं, हर साल आता है कि आपदा प्रबंधन क्या है। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इंग्लिश में बोले तो, ठीक? इसमें भी लगभग 6 चैप्टर्स आता है। ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है। इसको सेक्शन बी के अंतर्गत रखा गया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी ज्योग्राफी 2 पार्ट में बँटा हुआ है। पहला है वो सेक्शन ए में हम लोग बात कर लिए थे, अब बी का बात करते हैं कि आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन में कुल 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। प्राकृतिक आपदा क्या है, उसका एक परिचय देना है कि बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा एक परिचय में, पहला चैप्टर में। और दूसरा चैप्टर क्या है? प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। मतलब बाढ़ और सुखाड़ जब आता है तो उसका प्रबंधन कैसे होता है, उससे बचाव कैसे किया जाएगा, प्राकृतिक आपदा आने के बाद क्या-क्या करना चाहिए? गाँवों में ज़्यादातर समस्या आती हैं इन सभी चीज़ों के बाद, इन सभी बाढ़ और सुखाड़ आने से, ठीक? तो दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। तीसरा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी। भूकंप और सुनामी आने से क्या-क्या करना चाहिए? भूकंप आने पर लोगों को क्या करना चाहिए? ठीक? सुनामी आने पर लोगों को क्या करना चाहिए? सुनामी ज़्यादातर समुद्री क्षेत्रों में आता है, समुद्री क्षेत्रों में समुद्र की लहरों से सुनामी आता है। इन सभी के आने से ये है आपदा प्रबंधन है, इनके इनके आने से लोगों को क्या करना चाहिए, क्या बचाव है उसका, क्या सुझाव है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर प्राकृतिक आपदा एवं भूकंप एवं सुनामी वाले चैप्टर में, ठीक? तो चौथा चैप्टर है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, इमरजेंसी। बेसिकली इसमें कि इमरजेंसी के टाइम, आकस्मिक प्रबंधन के टाइम जीवन की रक्षा कैसे करें, अपने जीवन की रक्षा कैसे करें, जान-मालों की क्षति होने से कैसे बचाव करें, इनके बारे में बताता है। 5वां चैप्टर है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। जब आपदा काल आता है, इमरजेंसी आता है तो उसमें संचार व्यवस्था कैसे चलाया जाता है, इनके बारे में हम लोग 5वां चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। छठा चैप्टर है आपदा और सह-अस्तित्व। इन छहों चैप्टर के बारे में हम लोग आपदा प्रबंधन में पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, क्या है बाढ़ है, क्या सुखाड़ है, भूकंप क्या है, सुनामी क्या है,
इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, इमरजेंसी में संचार व्यवस्था कैसे चलती है, इन सभी के बारे में हम लोग आपदा प्रबंधन में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग पूरे साल एकदम पढ़िए, पूरे साल हम लोग पढ़ाएंगे, पूरी सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। ठीक, तो चलते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट से कितना पूछा जाता है। ठीक, यह है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक, सामाजिक विज्ञान में एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान टोटल 100 अंकों का पूछा जाता है, 100 अंकों का होता है सिलेबस में, 100 अंकों का सामाजिक विज्ञान पूछा जाता है। सभी सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस है, सभी अपने आप में 100% है। जैसे मैथ 100 अंक का होता है, सामाजिक विज्ञान 100 अंक का होता है, सोशल साइंस 100 अंक का होता है, उसके बाद साइंस 100 अंक का होता है, संस्कृत 100 अंक का होता है, हिंदी 100 अंक का होता है। सभी अपने आप में 100% है। उसी तरीके से सामाजिक विज्ञान भी 100% है। अच्छा स्कोर करने के लिए सारा सब्जेक्ट को एकदम मिला के चलना है, मिला के पढ़ना है, सबको बढ़िया से पढ़ना है, ताकि सब अपने आप में 100% है और सब में नंबर आना चाहिए। ठीक, तो सामाजिक विज्ञान 100 अंकों का होता है, ये दो भागों में बटा होता है, एक होता है लिखित परीक्षा और एक होता है प्रायोगिक परीक्षा। लिखित परीक्षा मतलब जो बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, बोर्ड एग्जाम जो दिया जाता है, जो बोर्ड एग्जाम लेता है वो 80 अंक का होता है। जो प्रायोगिक परीक्षा होता है, प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है वो स्कूल में दिया जाता है, जो कि 20 अंक का होता है। स्कूल स्कूल पर ये डिपेंड करता है, ये 20 अंक आपको स्कूल देता है, आपकी स्कूल देता है ये 20 अंक। 20 अंक आप की जिम्मेदारी स्कूल की होती है कि आपको 20 अंक में से कितना दिया जाएगा। ठीक, ये स्कूल की जिम्मेदारी। किसी किसी क्षेत्र में, किसी किसी स्कूल में ये प्रैक्टिकल होता है, कहीं कॉपी जमा लिया जाता है, कहीं एग्जाम होता है, कोई 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 स्कूल में होता भी है, कोई नहीं भी होता है। ये स्कूल की अपनी एक मैन्युअलिटी होती है। ये प्रैक्टिकल आपको स्कूल की जिम्मेदारी है, वो आपको 20 नंबर अपने आप मिल जाएगा। लेकिन ये जो 80 अंक है, ये 80 मार्क्स है, ये आपको हीरा क्लासेस की टीम आपको मजबूत करा के देगी। ये 80 अंक में ही लड़ना, इस 80 अंक में पांचों सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, उसके बाद राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, इन पांचों सब्जेक्ट से ये 80 अंक का पूछा जाएगा आपको। इस 80 अंक को लाने के लिए आपको इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी, एकदम बेहतरीन तरीके से करनी होगी। ठीक, इसकी जिम्मेदारी हीरा क्लासेस लेती है आपको। हीरा क्लासेस की पूरी टीम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएगी, और सभी सब्जेक्ट में सोशल साइंस का जो जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। ठीक, लिखित परीक्षा में जो 80 अंक का एग्जाम होता है, उसमें उसको भी दो भागों में बांटा गया, लगभग दो भागों में बांटा गया। एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ और ठीक, तो लिखित परीक्षा में 80 अंक का जो एग्जाम होता है वो दो भागों में बटा होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इनको भी हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव से कितना पूछा जाता है और सब्जेक्टिव से कितना पूछा जाता है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कितना पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में कितना पूछा जाता है, ये हम लोग देख लेते हैं। क्लियर हो जाएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 40 अंक का, 40 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चंस में आपको 40 बनाने हैं। 80 क्वेश्चंस में 40 बनाने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, तो 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है। 80 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हम लोग 100% श्योर रहेंगे, उसी को बनाएंगे, तो इन 40 में 40 नंबर लाना इजी लगभग हो जाता है। 80 क्वेश्चंस में आपको 40 ही बनाने हैं, चाहे जो बनाइए आप, 1 से लेकर 40 तक भी बना सकते हैं आप, 40 से लेकर 80 तक भी बना सकते हैं। आपको जहाँ से जो क्वेश्चंस इजी लगता हो, जो क्वेश्चंस अच्छे से आता हो, उसी को बनाएंगे। ठीक, तो ये 40 नंबर की बात हो गई, ऑब्जेक्टिव हम लोग को 40 नंबर पूछा जाएगा। अब बात बची सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव भी 40 नंबर का पूछा जाता है, 40 नंबर का पूछा जाता है। इन 40 नंबर के बारे में हम लोग, 40 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्टिव के तौर पर। चलिए हम लोग पांचों सब्जेक्ट से देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है। सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना पड़ता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 3 का आंसर देना पड़ता है।
प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, इसीलिए 3 गुना 2 बराबर 6 अंक का आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 2 में से 1 का जवाब देना है। 2 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में, और 1 का आंसर देना होता है, और 1 का आंसर 4 नंबर का होता है। तो 4 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया आपका। तो टोटल हो गया सब्जेक्टिव में 6 और 4 10 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया आपका, और 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो 10 और 10 हो गया 20 नंबर। हिस्ट्री में टोटल आपको 20 मार्क्स का पूछा जाता है। हिस्ट्री में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। इतिहास में मात्र 20 नंबर का पूछा जाता है आपको, 20 मार्क्स का पूछा जाता है, 20 अंक का पूछा जाता है इतिहास से। उसी तरीके से आपको ज्योग्राफी में, भूगोल में भी 20 अंक का पूछा जाता है, सेम पैटर्न है। भूगोल में भी 20 नंबर का पूछा जाता है, 20 अंक, 20 अंक का पूछा जाता है। उसी तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्न भी 6 क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, 6 में से 3 बनाने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, और 3 गुना 2 बराबर 6 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 2 में से 1 का आंसर देना है, और एक प्रश्न 4 नंबर का। तो 4 नंबर, इसमें भी 10 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया और 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, बराबर 20 नंबर। 20 नंबर का भूगोल से भी पूछता है आपको, ज्योग्राफी से भी 20 नंबर का। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का पैटर्न सेम रहता है, एक ही तरीके से पूछता है। आगे चलते हैं, राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में थोड़ा सा अंतर है, राजनीति शास्त्र में थोड़ा सा अंतर है। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 4 क्वेश्चन ही मिलते हैं। 4 क्वेश्चन में आपको 2 बनाने होते हैं, 2, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 2 गुना 2 4 मार्क्स का हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 में से 1 बनाने हैं, और 4 नंबर का। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी 4 नंबर का हो गया। तो टोटल हो गया आप लोगों को 8 नंबर का आपको सब्जेक्टिव हो गया इसमें, राजनीति शास्त्र में, और 9 नंबर का लगभग आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो टोटल 17 नंबर का आपको, 17 नंबर का राजनीति शास्त्र से पूछता है। सेम पैटर्न फॉलो करता है इकोनॉमिक्स में भी, 17 अंक का राजनीति शास्त्र में पूछता है, और इकोनॉमिक्स में आपको यही पैटर्न फॉलो करता है कि अर्थशास्त्र में भी 17 नंबर का पूछता है, 17 अंक का पूछता है, 17 अंक का पूछता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 में से 2 बनाने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और 4 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी 2 में से 1 बनाने हैं, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 4 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया आपको। 4 4 8 नंबर का हो गया सब्जेक्टिव, प्लस 9 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव। इसमें भी 17 नंबर का आपको पूछा पूछा जाता है अर्थशास्त्र से। एक और सब्जेक्ट बच गया जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। याद रहे, आपदा प्रबंधन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 में से आप लोगों को 2 बनाने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक, तो 2 में 2 गुना 2 हो गया 4, 4 नंबर का आप लोगों को सब्जेक्टिव पूछा जाता है, 4 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, प्लस 2 नंबर का लगभग ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो दोनों मिलाकर हो गया 6। ठीक, दोनों मिलाकर हो 6 6 6 नंबर का आपको आपदा प्रबंधन से लगभग पूछा जाता है। तो ये था एग्जाम पैटर्न। ठीक, हम लोग बात करते हैं, अब सभी सब्जेक्ट को काउंट करके देख लेते हैं कितना सब्जेक्ट कैसा पूछा जाता है। सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, और जियोग्राफी की बात कर लेते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। सभी में आप लोग को अभी बता दिया गया है कि कितना नंबर का किससे पूछा जाता है। तो हिस्ट्री से पूछा जाता है 20 अंक, 20 अंक, हिस्ट्री से 20 अंक का पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस से 17 अंक का पूछा जाता है, 17 अंक। और जियोग्राफी से भी 20 अंक का लगभग पूछा जाता है, 20 अंक का पूछा जाता है। और इकोनॉमिक्स से भी 17 अंक का पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से भी 17 अंक का पूछा जाता है, 17 अंक। और डिजास्टर मैनेजमेंट लगभग आपदा प्रबंधन से
6 नंबर का पूछा जाता है। टोटल को काउंट करें तो 20, 20, 40, 17, 17, 34, 6, 40, मतलब टोटल मिलाकर हो गया 80 नंबर। तो हम मेरा 80 नंबर पूर गया, 80 मार्क्स हो गया आपको बोर्ड एग्ज़ाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम लेती है। उसके बाद 20 अंक आपको प्रैक्टिकल स्कूल से मिलता है। तो 100% पूरा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हम लोग को सिलेबस में होता है, ठीक। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को पूरी क्लियर से समझ में आ गया होगा कि सोशल साइंस का डिस्कशन पूरे अच्छा से किया गया है, जिसमें कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है सोशल साइंस में, इसके अंतर्गत कौन-कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं, कौन-कौन चैप्टर है, आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। सब्जेक्ट पढ़ने से पहले चैप्टर्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी तरीके से हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बात किया कि कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से बात किया। अगले अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट को लेके आएँगे, जैसे कोई ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनको स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, अब सोशल साइंस और सभी सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो है, वो जल्द ही आएगा आपको। और अच्छे तरीके से आप पढ़िए, ईमानदारी तरीके से पढ़िए और पूरे साल पढ़िए। पूरे साल हम लोग आपके साथ मेहनत करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। आप बने रहिए हमारे साथ, पूरे साल हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। जय हिंद।